All right, we are starting with the class now. The class is getting recorded और कोशिश करके आज की भी क्लास को मैं YouTube पे डाल दूंगा। किसी को प्रॉब्लम तो नहीं है अगर क्लास YouTube पे जा रही है तो? आई होप कोई इशू नहीं है किसी को इस बात से। किसी को ऐसा लग रहा हो कि जो हम सवाल जवाब कर रहे हैं वो YouTube पे जा रहे हैं या डजंट सूट यू पर्सनली और समथिंग। वैसे यहाँ पे किसी की फोटो तो आ नहीं रही है, किसी का कैमरा एज सच ऑन नहीं है, तो आई डोंट थिंक इट शुड बी अ प्रॉब्लम टू एनीवन। बट अगर किसी को एतराज है तो प्लीज मुझे बता दीजिए। Anyone who has a problem? मनप्रीत says no, मनी says no। तो दो लोगों का नो आ गया, बाकी लोग भी अगर नहीं सर बेटर है कभी भी हम इसको सुन सकेंगे। बिल्कुल ठीक बात है, यही रीजन था। और स्टार्ट करते हैं, चलो। कल हम लोगों ने प्रिपरेशन तक कर लिया था, मैंने आपको स्टेजेस बतानी स्टार्ट करी थी। हम लोगों ने जब क्लास स्टार्ट करी थी तो हमने एलिमेंट्स से की थी कि क्राइम के एलिमेंट्स क्या क्या हैं। हम लोगों ने चार एलिमेंट्स डिस्कस किए थे, जिसमें कि पहला था ह्यूमन एलिमेंट था, दूसरा मेंस्ट्रुआ था, तीसरा एक्टस रियस था और चौथा इंजरी था। ये चारों चीजें होती हैं तो क्राइम होता है। और उसके बाद फिर मैंने स्टेजेस करवाई थी, आपको स्टेजेस स्टार्ट करवाई थी। ठीक है, तो हम लोग स्टेजेस पे थे, हम लोग प्रिपरेशन पे पहुंच चुके हैं। तो ये हमारी स्टेजेस थी: इंटेंशन, प्रिपरेशन, अटेम्प्ट एंड एक्ट। यानी कि इन चार स्टेजेस में क्राइम होता है। मैं अपनी ही कल वीडियो सुन रहा था और मैं देख रहा था कि मैंने बहुत बार मेंस्ट्रुआ और एक्टस रियस को बार बार एक्सप्लेन किया है। तो उसका इंटेंशन ये था मेरा कि आप लोगों को वो चीज अच्छी तरह आपके दिमाग में बैठ जाए। तो एलिमेंट्स के अंदर वो चार चीजें जब होती हैं, यानी कि वो चार फैक्टर्स जब होते हैं तभी क्राइम बनता है। यानी कि ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट होनी चाहिए, इंटेंशन होनी चाहिए, एक्ट होना चाहिए और इंजरी होनी चाहिए। मैंने आपको बताया था कि अगर एक्ट सक्सेसफुल नहीं है तो भी इंजरी हुई है। किसको हुई है? सोसाइटी को हुई है, क्योंकि किसी ने कोशिश करी है करने की क्राइम। बात खत्म हो गई। अब आते हैं स्टेजेस पर। इंटेंशन हम लोग पढ़ चुके हैं बहुत बार। प्रिपरेशन हमें समझ में आ गया है कि प्रिपरेशन इज नॉट समथिंग दैट कैन मेक अ पर्सन गिल्टी। किसी इंसान को आप प्रिपरेशन करते हुए ये नहीं कह सकते कि आप गिल्टी हैं, क्योंकि प्रिपरेशन के बाद हो सकता है कि वो अपना अटेम्प्ट करे ही ना, या वो उसकी कोशिश ही ना करे, वो उसे प्रिपेयर करे और चुपचाप बैठ जाए। लेकिन हम लोगों ने एक्सेप्शंस भी पढ़े। हमने कहा दो ऐसे फैक्टर्स है जहां पर अगर प्रिपरेशन भी हो रही है तो भी वो पनिशेबल हो जाती है, एज पर बीएनएस या फिर एज पर आईपीसी। अगर आप सरकार के ऊपर वॉर डिक्लेयर कर रहे हैं, उसकी प्रिपरेशन आप कर रहे हैं, तो वो पनिशेबल है। दूसरा, अगर आप डिकॉइटी की तैयारी कर रहे हैं, प्रिपरेशन करें, तो वो पनिशेबल है। अदरवाइज प्रिपरेशन पनिशेबल नहीं होती। अगला जो फैक्टर आता है वो है अटेम्प्ट। अटेम्प्ट के आते ही, यानी कि थर्ड स्टेज के आते ही पनिशेबल हो जाता है। यहां पर पनिशमेंट निर्धारित हो जाती है। जब हम आईपीसी की बात करते थे तो 511 था, और जब हम बीएनएस की बात करते हैं तो सेक्शन 62 है। इनफैक्ट अटेम्प्ट की हर जगह, हर क्राइम के साथ उसकी पनिशमेंट लिखी हुई है। जैसे अटेम्प्ट टू मर्डर की पनिशमेंट कुछ है, ठीक है। तो अटेम्प्ट की क्लैरिटी हमें सेक्शन 62 से और ज्यादा मिल जाती है, ठीक, जो कि पहले 511 था इन आईपीसी। तो अटेम्प्ट इज पनिशेबल। ये अगर आपके जुडिशरी में ये क्वेश्चन आ सकता है कि कौन सी स्टेज पनिशेबल हो जाती है, इट इज द अटेम्प्ट। या क्या अटेम्प्ट पनिशेबल होती है? बिल्कुल होती है, अटेम्प्ट इज पनिशेबल। यानी कि आपने कोशिश करी है क्राइम करने की तो आप पनिश हो सकते हैं। अब जो हम जिस पार्ट पे आ रहे हैं ना, ये जो लोग बेसिक्स समझना चाह रहे हैं उनके लिए बहुत जरूरी है, और जिनको बेसिक्स याद नहीं है उनके लिए भी बहुत जरूरी है। हम बात करने वाले बर्डन ऑफ प्रूफ की। बर्डन ऑफ प्रूफ का मतलब क्या होता है कि जब लेट्स से ए था, उसने एक क्राइम किया, तो यहां पर बर्डन किसके ऊपर है? कोर्ट में प्रूफ कौन करेगा? हु वुड प्रूव?
बर्डन ऑफ प्रूफ कहां पर है, किसको साबित करना पड़ेगा? क्या ए को साबित करना पड़ेगा कि नहीं मैंने कुछ नहीं किया? अगर ए को अक्यूज माना जा रहा है, पुलिस पकड़ के लाई है ए को, क्या ए को प्रूव करना पड़ेगा कि मैंने कुछ नहीं किया? नहीं। द बर्डन ऑफ प्रूफ इज ऑलवेज ऑन प्रोसिक्यूशन। किसके ऊपर बर्डन ऑफ प्रूफ होता है? प्रोसिक्यूशन के ऊपर। यानी कि पुलिस और जो सरकारी वकील है, he will have to prove, they will have to prove कि यहां पर इस इंसान ने क्राइम किया है। द बर्डन इज ऑलवेज ऑन प्रोसिक्यूशन एंड नॉट ऑन डिफेंस। जो डिफेंस में है उसके ऊपर बर्डन नहीं है कि उसको साबित करना है कि उसने क्राइम नहीं किया। when the case is brought to the court, the burden is always on the prosecution to prove कि इस इंसान ने क्राइम किया है। तो बर्डन ऑफ प्रूफ ऑफ गिल्ट इज ऑन द प्रोसिक्यूशन, ये मैंने आपको अभी बताया। उसको क्या साबित करना है? उसको बियॉन्ड रीजनेबल डाउट जाना है। यानी कि इतना पुख्ता, इतनी इतना खरा एविडेंस, इतना स्ट्रॉन्ग एविडेंस कि सीधा साबित हो जाए कि इसी ने किया है। राइट? सो इट हैज टू बी बियॉन्ड रीजनेबल डाउट, कि डाउट क्रिएट ही ना हो पाए, ऐसा एविडेंस प्रोसिक्यूशन के पास होना चाहिए। जब तक प्रोसिक्यूशन इस बात को साबित नहीं कर पाती कि सामने वाला इंसान ही गलत है, तब तक सर ये प्रिज्यूम किया जाता है वो इनोसेंट है। इसीलिए बेल हमारा राइट है। गेटिंग अ बेल इज आवर राइट। ठीक, आगे चलते हैं। तो जनरल एक्सेप्शंस पे आते हैं। हमारा जो सेक्शन 3 है बीएनएस का, वो ये कहता है दैट थ्रू आउट दिस संहिता, जो पूरी संहिता है, पूरा कोड है, पूरा आईपीसी है, हर डेफिनेशन जो ऑफेंस की है, एवरी डेफिनेशन ऑफ एन ऑफेंस, हर पीनल प्रोविजन, हर इलस्ट्रेशन ऑफ एवरी सच डेफिनेशन और पीनल प्रोविजन shall be understood subject to the exceptions contained in the chapter entitled General Exceptions। हर चीज यहां पर जो है आईपीसी में या संहिता में, इट इज सब्जेक्ट टू इट इज सब्जेक्ट टू जनरल एक्सेप्शंस। जब आप उस डोमेन में एंटर कर जाते हो, उन जनरल एक्सेप्शंस में, तो आप गिल्टी नहीं रहते, या कोई भी अक्यूज जो है वो गिल्टी नहीं रहता। तो वो डोमेन क्या है जनरल एक्सेप्शंस का? जैसे इंसेनिटी। मेरा भाई है, आई हैव अ ब्रदर, उसने क्या किया, उसका मेंटल ट्रीटमेंट चल रहा है, वो बाहर गया, वो अपने होश में नहीं रहता, लेट्स से उसने किसी को धक्का दिया और उस इंसान को बहुत ज्यादा चोट आई, केस बना ग्रीवियस हर्ट का, धक्का दिया, मारा या जो मर्जी किया। तो यहां पर इंसेनिटी का जो क्लॉज है, दैट इज अ जनरल एक्सेप्शन। तो मैंने कोर्ट में कहा कि सर वो तो इंसेन है, उसका तो मेडिकल ट्रीटमेंट चल रहा है, उसको तो पता ही नहीं लगता। जब वो किसी को मारता है तो उसको ऐसा लगता है कोई सामने कोई जानवर खड़ा है और उसको खतरा है, और वो उस इंसान को मारने लग जाता है जानवर समझ के। अगर ये इंसेनिटी प्रूव हो जाती है, तो मैं अपने भाई को किस क्षेत्र में ले आया? प्रोटेक्शन के क्षेत्र में। तो जनरल एक्सेप्शंस वो एरिया है जहां पर अक्यूज्ड को गिल्टी नहीं माना जा सकता। जैसे समझ लो जो अभी केस हुआ है जिसमें कार एक्सीडेंट हुआ है, पहले तो उन्होंने ये कहा कि ड्राइवर चला रहा था, बाद में फादर, मदर, ग्रैंडफादर सब अरेस्ट हो गए। क्यों अरेस्ट हो गए? क्योंकि ड्राइवर ने पहले ही गवाही दे दी थी कि मैंने ही चला रहा था, और दूसरी बात ये थी कि ड्राइवर को भी इन लोगों ने फोर्स किया था। ड्राइवर को भी एक दिन बंद कर रखा, उसको भी फोर्स करने की कोशिश करी। लेकिन समझ लो अगर ये लोग ये साबित कर दें या कर देते कि इसके साथ कोई एक ऐसा इंसान था जिसने इस लड़के को इंटॉक्सिकेट कर दिया था। इंटॉक्सिकेट का मतलब कि कोई ऐसी चीज इसको खिला दी थी, पिला दी थी, दैट ही वाज नॉट इन हिज सेंसेस, एंड जो इसको खिलाया गया था, पिलाया गया था, या जो ये सेंसेस में नहीं रहा था, दैट वाज
अगेंस्ट हिज विल, अगेंस्ट हिज विल, इसको जबरदस्ती या धोखे से वो चीज खिलाई गई थी, इसको जबरदस्ती या धोखे से इंटॉक्सिकेट किया गया था। लेकिन सर वहां पर बार की जो वीडियोस और फोटोज सामने आई हैं, वहां पर ये जनाब आराम से बैठ के शराब पी रहे हैं, और कोई नहीं कह सकता कि इनको जबरदस्ती पिलाई जा रही है। तो ये इंटॉक्सिकेशन हो गया, इंसेनिटी हो गया, नेसेसिटी हो गया, मिस्टेक ऑफ फैक्ट हो गया, ये सारी जो चीजें हैं दे ऑल कम अंडर जनरल एक्सेप्शंस। इसकी एक लिस्ट है, पूरी एक एग्जॉस्टिव लिस्ट है। तो सेक्शन 3 के अंदर वो ये कह रहे हैं कि आपको पूरी की पूरी जो संहिता पढ़नी है दैट हैज टू बी सब्जेक्ट टू जनरल एक्सेप्शंस। आपको हर एक क्राइम को पढ़ते वक्त उसको सब्जेक्ट टू जनरल एक्सेप्शंस रखना पड़ेगा, कि कोई ऐसा फैक्टर तो नहीं है जो कि जनरल एक्सेप्शंस के अंडर फॉल कर रहा हो। अगर करेगा तो वो क्राइम साबित नहीं हो पाएगा। सीधा चलते हैं हम लोग एक्सेप्शंस पर। तो अब शुरू करते हैं मिस्टेक से। लेकिन उससे पहले एक बात अभी मैंने आपको बताई थी बर्डन ऑफ प्रूफ की, कि प्रोसिक्यूशन के ऊपर होता है देयर हैज टू बी एन एविडेंस व्हिच इज बियॉन्ड डाउट, बियॉन्ड रीजनेबल डाउट। लेकिन अगर मैं एक्सेप्शन दूंगा, इफ आई गिव एक्सेप्शन एज एन अक्यूज्ड, मैं अक्यूज्ड हूं, सुमित इज अक्यूज्ड, एंड आई गिव एन एक्सेप्शन दैट आई वाज इंटॉक्सिकेटेड, आई डिड समथिंग, मैंने कुछ गलत करा, मैं इंटॉक्सिकेटेड था। लेकिन इंटॉक्सिकेशन तभी डिफेंस माना जाता है, तभी एक्सेप्शन माना जाता है किसी और ने आपको जबरदस्ती करवाया हो एंड यू वर नॉट टू बी ब्लेम्ड। तो अब यहां पर प्रोसिक्यूशन को प्रूव नहीं करना, अब मुझे प्रूव करना है। अब बर्डन ऑफ प्रूफ किस पर आ जाएगा? मुझ पर आ जाएगा। यानी कि इन जनरल केसेस प्रोसिक्यूशन हैज टू प्रूव, इन जनरल केसेस प्रोसिक्यूशन हैज टू प्रूव, बट whenever we use an exception as accused we have to prove। यानी कि फिर अक्यूज को प्रूव करना पड़ता है कि एक्सेप्शन था। अगर मैं ये प्रूव कर रहा हूं मेरा भाई जो है वो इनसेन है, उसने मर्डर किया या पिटाई करी किसी की, लेकिन वो उसने फिट में करी और उसको पता ही नहीं लगा कि वो किसी इंसान को मार रहा है, तो सर वो चीज मुझे प्रूव करनी पड़ेगी। या मेरे भाई का जो लॉयर है, जो डिफेंस लॉयर है, ही विल हैव टू प्रूव, डिफेंस लॉयर को प्रूव करना पड़ेगा। ठीक है, अब इसको आगे देखते हैं। ये हमारे किस में दिया हुआ है? ये दिया हुआ है भारत साक्ष्य अधिनियम, यानी कि जो एविडेंस एक्ट होता था। अब ये लंबे लंबे नाम है ना, इनकी आदत बड़ी मुश्किल से पड़ेगी। तो भारत साक्ष्य अधिनियम, यानी कि बीएसए कह देते हैं इसको, जैसे बीएनएस है वैसे बीएसए है। तो बीएसए का जो सेक्शन 108 है, वहां पे ये बात लिखी हुई है कि अगर आप जनरल एक्सेप्शन में अपने केस को फॉल करवाते हैं, या जनरल एक्सेप्शन का आप सहारा लेते हैं एज अक्यूज्ड, तो बर्डन टू प्रूव इज ऑन द डिफेंस। अक्यूज पे अब बर्डन है टू प्रूव। ठीक है, द अक्यूज नीड नॉट प्रूव हिज केस दैट इज एनी एक्सेप्शन बियॉन्ड रीजनेबल डाउट, इट इज सफिशिएंट इफ ही प्रूव्स एनी एक्सेप्शन by preponderance of probability. In that case the burden will again shift on the prosecution। मुझे जब मैं एज अक्यूज्ड प्रूव कर रहा हूं ना, तो मुझे बियॉन्ड रीजनेबल डाउट प्रूव नहीं करना, मुझे बहुत पुख्ता एविडेंस नहीं देना पड़ेगा। मुझे तो सिर्फ डाउट क्रिएट कर देना कि मैं पागल हूं, या मैं इंटॉक्सिकेटेड था, या नेसेसिटी थी, या जो भी हमारे पास जितने भी एक्सेप्शंस है, मुझे सिर्फ एक एक कहते हैं ना, एक चिंगारी लगानी है खाली। उसके बाद फिर से बर्डन ऑफ प्रूफ किस पे चला जाएगा? प्रोसिक्यूशन के ऊपर। फिर प्रोसिक्यूशन को प्रूव करना पड़ेगा कि ये पागल, ठीक है, ये इंसेन है, इसका मेडिकल ट्रीटमेंट चल रहा है, या इसका भाई इंसेन है, लेकिन ये उस सिचुएशन में इंसेन नहीं था। आप जब इंसेनिटी के, जब हम लोग इंसेनिटी के केसेस पढ़ेंगे ना, तो मैं आपको बताऊंगा ये सारी चीजें, कि लीगल इंसेनिटी क्या होती है, उस मोमेंट में इंसेन होना, उस पर्टिकुलर टाइम पे इंसेन होना। कई बार ऐसे लोग होते हैं जो थोड़ी थोड़ी देर के लिए इंसेन होते हैं, उसके बाद ठीक हो जाते हैं। तो अगर आपने क्राइम उस टाइम पे किया जब आप ठीक हो गए थे, और फिर उसके बाद आपको फिर से फिट पड़ा, तो आप बच नहीं सकते, क्योंकि फिट आपको बाद में पड़ा है। ठीक है, तो ये जब बर्डन ऑफ प्रूफ आता है, तो आपने सिर्फ ये बताया कि मेरा मेरा इलाज चल रहा है,
या मेरे भाई का इलाज चल रहा है इंसेनिटी का। अब वापस बर्डन ऑफ प्रूफ शिफ्ट हो गया प्रोसिक्यूशन पे, अब वो फिर से उसको काउंटर करेगा। या फिर अगर इंटॉक्सिकेशन का लिया गया तो वो साबित करेगा कि नहीं, इसने खुद अपनी मर्जी से पैसे देकर शराब खरीदी थी। तो वहां से सीसीटीवी फुटेज लेकर आएगा कि देखो वहां पे खुद बैठ के पी रहा है, किसी ने इसका हाथ नहीं पकड़ा, किसी ने इसको जबरदस्ती नहीं पिलाया, और जो ये ड्रिंक ले रहा है दैट इज विस्की। और विस्की के अंदर हम सब जानते हैं कि अल्कोहल अच्छी खासी भरपूर मात्रा में होता है। तो इसने गलती से भी ड्रिंक नहीं ली है। ठीक है, ये ऐसा नहीं है वाइन पी रहा था, ये विस्की पी रहा था। तो यहां पर फिर से बर्डन किसके ऊपर आ गया, प्रोसिक्यूशन के ऊपर आ गया। हर एक डेफिनेशन जो हम पढ़ेंगे ना कोर्ट के अंदर और किसी भी एग्जाम के अंदर, उसके जो एसेंशियल्स होते हैं ना बहुत क्रूशियल होते हैं। हर एक डेफिनेशन के अंदर एसेंशियल्स होते हैं। तो यहां पर अगर आप एसेंशियल समझो, एसेंशियल्स का मतलब ये है कि डेफिनेशन को जब मैं टुकड़ों में डिवाइड करूंगा तो कौन कौन से पार्ट्स को सिद्ध करना पड़ेगा, कौन कौन से पार्ट्स को प्रूव करना पड़ेगा। करें नथिंग इज एन ऑफेंस विच इज डन बाय अ पर्सन, एक ऐसे इंसान के द्वारा किया गया ऑफेंस ऑफेंस नहीं होगा, और who by reason of mistake of fact and not by reason of mistake of law in good faith believes himself to be bound by law to do it। तो एक इंसान जो कि बाय रीजन ऑफ मिस्टेक ऑफ फैक्ट, यानी कि उसको गलत फहमी हो गई है। ये गलत फहमी कानूनी गलत फहमी नहीं है, ये लॉ की गलत फहमी नहीं है, ये फैक्ट की गलत फहमी। इन दोनों में बहुत फर्क होता है, जमीन आसमान का फर्क है, पूरा पूरा केस पलट जाता है। तो वो कह रहे फैक्ट की मिस्टेक है ना कि लॉ की मिस्टेक। अब इसको समझाता हूं, इसी में आज की बाकी क्लास निकल जाएगी कि मिस्टेक ऑफ फैक्ट और मिस्टेक ऑफ लॉ क्या होता है, क्योंकि अगली जो काफी स्लाइड्स और मिस्टेक ऑफ फैक्ट के ऊपर है। तो मिस्टेक ऑफ फैक्ट का मतलब सर ये है, पहले मिस्टेक ऑफ लॉ समझते हैं, ज्यादा इजी समझ में आ जाएगा। मैंने मैं कस्टम से आया, मैं बाहर से आया और बहुत सारा सोना लेकर आया। एक परमिसिबल लिमिट थी जिसमें मैं गोल्ड ला सकता था, पर जो मैं लेकर आया उससे डबल था। जब मैं एंटर हुआ इंडिया के अंदर मुझे पकड़ लिया गया, मेरा सोना भी ले लिया गया। मैंने कहा सर मुझे नहीं पता था कि लिमिट ये है, मुझे लगा था लिमिट इतनी है, तो मैं इतना लेकर आया, मुझे नहीं पता था इससे हाफ ला सकते हैं खाली। दिस इज अ मिस्टेक ऑफ लॉ। आपको कानून की जानकारी नहीं थी। ये मिस्टेक ऑफ फैक्ट नहीं है। मिस्टेक ऑफ लॉ is something that cannot be excused. Now, Section 14 says that nothing is an offense which is done by a person who is or who by reason of a mistake of fact and not by reason of a mistake of law in good faith believes himself to be bound by law to do it। इसका मतलब ये है कि कोई भी ऐसी चीज ऑफेंस नहीं होगी जो कि बाय मिस्टेक ऑफ फैक्ट ये मानते हुए की जा रही है इन गुड फेथ, कि जो करने वाला है उसे वो ये मान रहा है उस चीज को करते टाइम, उस काम को करते टाइम, कि वो बाउंड बाय लॉ है, कि उसको लॉ जो है वो बाइंड करता है कि उसको वो काम करना ही पड़ेगा। एक मॉब पे फायर किया गया, एक भीड़ थी, एक झुंड था, उस पे सीनियर ऑफिसर ने कहा फायर करो और सोल्जर ने फायर कर दिया इन कंफर्मिटी विद द कमांड्स ऑफ द लॉ, लॉ की कंफर्मिटी में, और उसको ये लगता है कि उसके सीनियर ने उसे कहा है, तो ही इज बाउंड बाय लॉ, ही इज बाउंड बाय लॉ। तो वहां पर ही हैज कमिटेड नो ऑफेंस बिकॉज देयर इज अ मिस्टेक ऑफ फैक्ट। लेट्स कम टू 17 नाउ। 14 और 17 को हमेशा साथ पढ़ा जाता है। ठीक है, पुराने आईपीसी में 76 और 79 को साथ पढ़ा जाता था, यहाँ पर 14 और 17 को साथ पढ़ा जाएगा। यहां पर आता है कि एक इंसान जिसको लगता है कि वो जस्टिफाइड है बाय लॉ, पहले था दैट ही इज बाउंड बाय लॉ, उसके सीनियर ने कहा है तो उसके ऊपर एक बाउंडेशन है दैट बाय लॉ ही हैज टू डू इट, उसको ऐसा लगता है।
वो अंडर दिस मिस्टेक ऑफ फैक्ट काम कर रहा है। यहां पर उसे लगता है ही इज जस्टिफाइड बाय लॉ। लॉ उसको जस्टिफाई, यानी कि अगर वो कोई ऐसा काम करेगा तो कहीं ना कहीं उसको एक लॉ से जस्टिफिकेशन है। तो कहना नथिंग इज एन ऑफेंस व्हिच इज डन बाय एनी पर्सन हु इज जस्टिफाइड बाय लॉ और हु बाय रीजन ऑफ मिस्टेक ऑफ फैक्ट एंड नॉट बाय रीजन ऑफ अ मिस्टेक ऑफ लॉ इन गुड फेथ बिलीव्स हिमसेल्फ टू बी जस्टिफाइड बाय लॉ। तो या तो वो जस्टिफाइड बाय लॉ है सच में, उसको लॉ जस्टिफाई करता है उसके एक्ट्स को, या फिर मिस्टेक ऑफ फैक्ट की वजह से उसको लग रहा है कि शायद मैं जस्टिफाइड हूं बाय लॉ, आई एम जस्टिफाइड बाय लॉ। तो दोनों सिनेरियो में वो गिल्टी नहीं होगा। जैसे जज ने कहा, मैं पुलिस वाला हूं, जज ने कहा कि जाओ ए को पकड़ के लाओ, ए को अरेस्ट करके लाओ। मैंने पूरी छानबीन करी और बहुत सारे लोगों ने मुझे ये बात साबित कर दी कि बी ही ए है, बी इज ए। कोर्ट ने कहा ए को पकड़ के लाओ, मैं गया पकड़ने, मुझे ये बात लगी बाय मिस्टेक ऑफ फैक्ट, क्योंकि कुछ लोगों ने मुझे इस बात का भरोसा दिला दिया कि जो बी है वही ए है। मैं बी को पकड़ के ले आया और मैंने बी को जेल में बंद कर दिया। मैंने बी को जेल में बंद किया, मंडे को उसकी पेशी हुई। उन्होंने कहा कि सर इन्होंने मुझे जबरदस्ती अरेस्ट किया है, मैं तो ए नहीं हूं, ए तो कोई और है। तो क्या यहाँ पे जो पुलिस ऑफिसर है उसकी गलती है? नहीं सर। या तो वो जस्टिफाइड बाय लॉ था या फिर वो मिस्टेक ऑफ फैक्ट के अंडर, उसको लगा बी ही ए है, तो मिस्टेक ऑफ फैक्ट हो गई ना। और ये बिलीव करते हुए दैट ही इज जस्टिफाइड बाय लॉ, यानी कि उसको जज साहब ने खुद कहा है या फिर किसी और रीजन से उसको ऐसा लगता है दैट ही इज जस्टिफाइड बाय लॉ। जैसे मैंने देखा कि ए जो है वो बी पर हमला कर रहा है, ए जो है वो बी पर हमला कर रहा है। मैंने क्या किया, मैंने ए को पकड़ लिया, सॉरी 1 सेकेंड, मैंने क्या किया, मैंने ए को पकड़ लिया और पकड़ के उसको पुलिस के पास ले गया। बाद में पता लगा ए तो खाली बेचारा सेल्फ डिफेंस में, खाली सेल्फ डिफेंस में खुद को बचा रहा था। एक्चुअली बी ने उसको पकड़ा हुआ था, बी उसको मार रहा था। ए ने जब अपने आप को बचाने की कोशिश करी तो मैं बीच में आ गया और मैंने ए को पकड़ लिया। वो खाली सेल्फ डिफेंस में खुद खुद को बचा रहा था। तो यहां पर मिस्टेक ऑफ फैक्ट किसकी है? मेरी है। एंड आई थॉट आई एम जस्टिफाइड बाय लॉ, लॉ से मैं जस्टिफाइड हूं, मैं जो कर रहा हूं बिल्कुल ठीक है, लीगली इट्स अ करेक्ट थिंग, बट इट्स अ मिस्टेक ऑफ फैक्ट। ठीक है, समझ में आ गया? यस नो? यस सर। बाकी लोग समझ में आ गया? एक बार इसको ना जस्ट रीड कर लेना, क्लियर? ठीक है। और इसको मैं यहीं पे रोकूंगा, अगली क्लास में मिस्टेक ऑफ फैक्ट के प्रॉपर केसेस और उसके एसेंशियल्स लेकर आऊंगा, क्योंकि मिस्टेक ऑफ फैक्ट सिर्फ यहाँ पे नहीं रुकेगा, मिस्टेक ऑफ फैक्ट आगे भी कई जगहों पर आएगा। तो उसको प्रॉपरली अगली क्लास में आई एलैबोरेट, ठीक है? और कई उसके एसेंशियल्स है, कई चीजें हैं जो उसमें क्रूशियल है। तो अभी के लिए इतना काफी है। 7:45 पे विल हैव आवर कॉन्स्टिट्यूशन क्लास, तो आ जाइएगा आप लोग। राइट? ओके, थैंक यू, बाय बाय।